तो अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न रीतियां कौन कौन सी हैं। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय आय की कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व बताइए। चूंकि साधनों की आय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होती है तथा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च की जाती है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना की तीन वैकल्पिक रीतियां संभव होती हैं। नंबर 1 उत्पादन गणना रीति, नंबर 2 आय गणना रीति, नंबर 3 व्यय गणना रीति। साइमन कुजनेट्स ने इन्हें क्रमशः वस्तु सेवा विधि, आय प्राप्ति विधि तथा उपभोग बचत विधि की संज्ञा दी है। राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न रीतियों का उल्लेख निम्न प्रकार है। नंबर 1 उत्पादन गणना रीति। यह राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वाधिक प्रत्यक्ष रीति है। इसके अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, खनन, व्यापार, वाणिज्य एवं परिवहन द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को जोड़ लिया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देना चाहिए एवं अचल संपत्ति की गिरावट एवं मूल्य ह्रास आदि को घटा दिया जाना चाहिए। परंतु इस रीति द्वारा उत्पत्ति के साधनों की आय अथवा चिकित्सक, वकील आदि पेशेवर व्यक्तियों की आय का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कभी कभी इस रीति में द्रोही गणना की संभावना भी बनी रहती है। नंबर 2 है आय गणना रीति। इस रीति के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय का योग कर लिया जाता है, चाहे ये व्यक्ति किसी भी आर्थिक क्रिया में संलग्न क्यों न हो और चाहे आयकर अदा कर रहे हों अथवा नहीं। एक देश अथवा राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को लगान, मजदूरी एवं वेतन, ब्याज, लाभ आदि के रूप में व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है और इन सब का योग उस राष्ट्र का राष्ट्रीय आय कहलाती है। आय गणना रीति को आय प्राप्ति विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इस रीति के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त आयों को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। उत्पत्ति के साधनों की आयों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कर्मचारियों की मजदूरियों और वेतन, दूसरा है गैर कंपनी व्यवसाय की आय, किराए की आय, कंपनी लाभ तथा ब्याज की आय। श्रेणी है कर्मचारियों की मजदूरियां और वेतन। पहली श्रेणी में वर्ष पर्यंत कर्मचारियों को प्राप्त मजदूरियों एवं वेतन के अतिरिक्त सुरक्षा योजनाओं में सेवायोजकों का अंशदान सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 कंपनी व्यवसाय की आय। दूसरी श्रेणी में व्यक्तिगत स्वामियों, सहयोगियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय सम्मिलित की जाती है। किराए की आय। तीसरी श्रेणी में व्यक्तियों द्वारा कृषि तथा गैर कृषि संपत्तियों पर अर्जित किराए की आय को सम्मिलित किया जाता है या किराए की आय सम्मिलित की जाती है। कंपनी लाभ। चौथी श्रेणी में व्यावसायिक निगमों द्वारा अर्जित लाभों को सम्मिलित किया जाता है। पांचवी श्रेणी में व्यक्तियों द्वारा अर्जित ब्याज की आय को सम्मिलित किया जाता है। व्यय गणना रीति। तीसरी है व्यय गणना रीति। व्यय गणना रीति के अंतर्गत बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की सरकारी खरीदारियों को जोड़ लिया जाता है। व्यय गणना रीति को उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है उसका कुछ भाग उपभोग कर लिया जाता है तथा शेष बचा लिया जाता है, अतः समुदाय की आय कुल आय y बराबर समुदाय का कुल उपभोग C प्लस समुदाय की कुल बचत S। व्यय गणना रीति का
प्रमुख दोष यह है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में उपभोग और बचत के आंकड़े कठिनाई से उपलब्ध हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का महत्व। सैमुअलसन के शब्दों में, राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम मंदी से समृद्धि की ओर एक देश की गतियों का, इसके आर्थिक विकास एवं वृद्धि की सतत दीर्घकालीन दर तथा अंतिम रूप से अन्य राष्ट्रों की तुलना में इसके रहन सहन के भौतिक स्तर का खाका खींच सकते हैं। राष्ट्रीय आय के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्थिक कल्याण के स्तर की सूचक। राष्ट्रीय आय का अनुमान अर्थव्यवस्था के उत्पादन संबंधी निष्पादन का चित्रण करता है, क्योंकि यह एक वर्ष के भीतर उत्पादन का स्तर मापता है। प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या से भाग देकर ज्ञात होती है। हेरवालर के शब्दों में, अन्य बातें समान रहते हुए आर्थिक कल्याण की मात्रा अधिक होगी यदि राष्ट्रीय आय का आकार बड़ा है। यदि किसी राष्ट्र की आय में बढ़ोतरी होती है और वितरण का स्तर अपरिवर्तित रहता है, तो उस राष्ट्र के निवासियों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी और उनके रहन सहन में सुधार आएगा। नंबर 2, अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों का ज्ञान। यदि राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तब इसका अर्थ यह होगा कि अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। यदि राष्ट्रीय आय न्यूनाधिक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती है, तब यह अर्थव्यवस्था की गतिहीनता की सूचक होगी। यदि राष्ट्रीय आय निरंतर घटी रहती है, तब यह अर्थव्यवस्था के ह्रास की सूचक होगी। जब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा हो, तब राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर मापकर हम आर्थिक विकास की दर के बारे में निर्णय कर सकते हैं। विभिन्न वर्षों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना द्वारा हम व्यक्तियों के रहन सहन तथा आर्थिक कल्याण के स्तर को जान सकते हैं। नंबर 3, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अंशदान का चित्रण। राष्ट्रीय आय के अनुमान राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, व्यापार आदि का अंश दर्शाते हैं। इन अनुमानों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है या उद्योग प्रधान, तथा अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पिछड़ी दशा में है और कौन सा क्षेत्र उन्नत दशा में है। इस आधार पर सरकार अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाकर अर्थव्यवस्था को उन्नत बना सकते हैं। नंबर 4, राष्ट्रीय आय के वितरण पर प्रकाश। राष्ट्रीय आय के अनुमान आय की विभिन्न श्रेणियों, मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण पर प्रकाश डालते हैं। एक ओर मजदूरी तथा दूसरी ओर ब्याज, लगान और लाभ के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण का विशेष महत्व होता है। राष्ट्रीय आय में से श्रमिक वर्ग को मिलने वाले हिस्से में हुई वृद्धि इस बात की सूचक होती है कि देश में आर्थिक असमानताएं घट रही हैं। समाज में यदि धन का वितरण असमान है, तो सरकार इसमें सुधार के लिए उचित कदम उठा सकती है। नंबर 5, उपभोग, बचत और निवेश के स्तरों का ज्ञान। राष्ट्रीय आय के अनुमानों में उपभोग, बचत और निवेश संबंधी समक सम्मिलित होते हैं। उपभोग, बचत और निवेश संबंधी सूचना आर्थिक नियोजन के अध्ययन के लिए आवश्यक होती है। अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की प्रचलित दर ही आर्थिक विकास की दर को निर्धारित करती है। उपभोग और निवेश मिलकर समग्र मांग के उस स्तर को निर्धारण करते हैं जिस पर आय या रोजगार का स्तर निर्भर होता है। नंबर 6, विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तरों की तुलना। संसार के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमानों की सहायता से हम विभिन्न देशों के निवासियों के रहन सहन तथा आर्थिक कल्याण के स्तरों की तुलना कर सकते हैं। विकसित और अल्प विकसित देशों को भी प्रति व्यक्ति या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है।
नंबर 7, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक नियोजन तथा आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में सरकारी। वर्तमान युग में राष्ट्रीय आय के अनुमान आर्थिक नीति के लिए महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमानों में से हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का पता लगा सकते हैं। नंबर 8, विकास नियोजन में महत्व। राष्ट्रीय आय के समंकों की सहायता के लिए बिना किसी तरह का नियोजन संभव नहीं है। विकास की योजनाएं तैयार करने तथा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने में राष्ट्रीय आय के अनुमान बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। राष्ट्रीय आय तथा इसके विभिन्न संगठकों में उपस्थित परिवर्तनों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्पादन या विकास के लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके समझिएगा और क्वेश्चन बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।